हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉट अलायंस। मैं थोड़ी सी मेरी इंट्रोडक्शन कर देता हूँ और फिर उसके बाद सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ आनंद भाटिया। मैंने यूपीएससी के पाँच मेंस दिए हैं। मल्टीपल टाइम फॉरेस्ट का कट ऑफ जो है क्लियर किया है। मेरा प्रीलिम के अंदर स्कोर जो है 135 136 भी रहा है, जो कट ऑफ से 20 25 30 मार्क्स से ज़्यादा है। तो इसका एक वन ऑफ द रीज़न क्या है, यूपीएससी के जो लॉजिक है या यूपीएससी की लैंग्वेज जो है या यूपीएससी की थीम्स जो है, मल्टीपल थीम्स जो है इजीली मैंने मतलब थोड़ी सी इजीली मैंने क्रैक की है। तो वही आपके तरफ पहुंचाने का या आपके दिमाग में परकोलेट करने का प्रयास है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ऑब्वियसली इस पूरे सेशन का या सीरीज का थिंक बिफोर यू टिक, उसका एजेंडा गिरीश सर ने या तुषार सर ने आपको बताया ही होगा, आपको पता है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है ये मैं बताना चाहता हूँ। क्या नहीं है इसके अंदर गेस मास्टरगिरी, तुक्केबाजी, या जिसको मार्केट में ट्रिक्स बताया जाता है, जिसकी वजह से एस्पिरेंट का बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब फालतू फालतू ट्रिक्स घूम रही है मार्केट के अंदर, वो नहीं है। इधर प्योर साइंटिफिक रैशनल लॉजिक है, वो लगाने का प्रयास करेंगे। और बाकी के भी एजेंडा है, निमोनिक्स या फैक्चुअल चीज़ें कैसे याद रखें। और निमोनिक्स भी बहुत ज़्यादा निमोनिक्स याद रख के यूज़ नहीं है। जो इसेंशियल है, जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रख सकते हैं, उस टाइप की चीज़ें हैं वो लर्न करने का प्रयास करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फोकस है भाई रैशनल लॉजिक, जो आपका 50-50 सिंड्रोम है, जिसको तुषार सर 50-50 सिंड्रोम बोलते हैं। दो ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे कैसे जाना वो लर्न करने का प्रयास करेंगे। और साइंटिफिक लॉजिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसके अंदर और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्या है, हम मल्टीपल रूल्स या टिप्स बता रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, आप एक रूल की बुक या छोटा सा बुकलेट तैयार कर सकते हो। जैसे गिरीश सर उसको टिप्स बोलते हैं, उसका एक छोटा सा बुकलेट तैयार करो। और वो बुकलेट जो है, या मैं रूल्स बताऊंगा उसको या रूल बोलूंगा, तो वो बुकलेट बार 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 रिवाइज करो। तो एग्जाम को जाते वक्त या आपकी टेस्ट सीरीज देते वक्त वो रिवाइज करो, तो आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो मोल्ड हो जाएगी और यूपीएससी को अलाइन हो जाएगी। तो वो रूल्स नोट डाउन करना, मतलब आपको ये क्लीशे लगेगा या यूजलेस एक्सरसाइज, लेकिन मुझे बहुत काम आया है। इवन मेरे पास जो एस्पिरेंट है उनको भी मैंने सजेस्ट किया था, उनको भी काम आया है। तो ये रूल्स की नोटबुक, रूल या रूल ऐसे साइंटिफिक रूल ही हम बताएंगे। मतलब जो फालतू ट्रिक्स है वो तो उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 का। क्या है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फर्स्ट स्टेटमेंट। Second, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of the long wave radiation। इसको क्या बोल सकते हैं यार, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ये तो आपको पता है। लेकिन फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इसके अंदर एक रूल है। क्या रूल मैं बताना चाहता हूँ, सॉल्व बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद आया वो क्वेश्चन या एप्लीकेशन, उसका एग्जाम्पल भी बोल सकते हो या एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, वो याद आया तो आपको क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में मल्टीपल जगह ये रूल अप्लाई होता है, इसीलिए तो रूल बनाया ना। तो वो अप्लाई करोगे तो एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए आपके इसके प्रॉपर एग्जाम के। तो आपको डेफिनेटली, वो तो मिनिमम बोल रहा, उससे ज़्यादा ही सॉल्व होंगे। तो आसान हो सकता है। और इवन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ये रूल से सॉल्व हो सकते हैं, सॉल्व बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर क्या सोच सकते थे आप, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अगर भाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन से एटमॉस्फेयर हीट होता, तो जो आपका हाई अल्टीट्यूड वाला रीजन है, जैसे माउंट एवरेस्ट, एग्जांपल क्या है इधर, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट है, वो ज़्यादा हीटेड रहता। और ग्राउंड जो है वो कम हीटेड रहता। तो इधर आइस होना चाहिए, इधर आइस नहीं होना चाहिए, ये मेल्टेड होना चाहिए। लेकिन इधर आइस ग्राउंड लेवल पे या आपका मीन सी लेवल पे आइस नहीं रहता, इधर आइस रहता है। क्यों? इनकमिंग सोलर रेडिएशन से एटमॉस्फेयर हीट नहीं होता। एटमॉस्फेयर हीट होता है आपका किससे, एटमॉस्फेयर हीट होता है आपका जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उससे हीट होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और उस फिनोमेना को आपको नाम पता है, ग्रीन हाउस गैस फिनोमेना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एग्जांपल से सोचोगे, माउंट एवरेस्ट या हिली रीजन का कोई भी पीक्स पीक रहेगा, उसका एग्जांपल सोच के जो है आंसर आ सकता है। दूसरा रूल है, इसी कंटेक्स्ट में मैं बताना चाहता हूँ। क्या है भाई दूसरा रूल, असर्शन रीजनिंग रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग मतलब ये स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू और उसके बीच का रिलेशन जब यूपीएससी पूछ रही है, उसको हम बोलते हैं असर्शन रीजनिंग।
ये बहुत इजी है सॉल्व करने में, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो उसके अंदर डेफिनेटली रिस्क लेनी है, वो सॉल्व करना ही है, ये रूल है, डेफिनेटली सॉल्व करना है। तो क्यों सॉल्व करना है भाई, आपने ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट मार्क कर दिया तो आपका आंसर डायरेक्टली डी दिल्ली आंसर आ जाता है। तो एक स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट, आइदर स्टेटमेंट वन या स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट मार्क कर दिया तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ रूल्स है, इवन एक नया फॉर्मेट यूपीएससी लेके आया है, वो क्या है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री। तो ये तीनों स्टेटमेंट में रिलेशन यूपीएससी ने पूछा है, उसके अंदर भी आपको मैक्सिमम रिस्क लेनी है। वो भी आगे इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उसके अंदर भी आपको मैक्सिमम ले, ये सेकंड रूल है। ऐसे रूल ऑलरेडी गिरीश सर ने बताया, मैं भी नेक्स्ट कुछ बताऊंगा तो आपको जॉट डाउन करना है। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल। ये थिकनेस मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ द गैसेस ऐसा नहीं पूछा है, डेंसिटी ऑफ गैसेस ने टोटल हाइट पूछी है, मिस इंटरप्रेट हो सकता है, तो मिस इंटरप्रेट हो सकता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए हिंदी लैंग्वेज जिसको ये जो हिंदी में कंफर्टेबल है, या इवन हिंदी मतलब मैक्सिमम लोग तो कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल भी नहीं, थोड़ा बहुत भी पढ़ने आता होगा, तो हिंदी लैंग्वेज का रेफरेंस लो। अगर हिंदी लैंग्वेज का रेफरेंस लिया आपने तो कुछ आपको मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में मैंने रिक्वेस्ट कर रहा या हर एक क्वेश्चन में मैंने बता रहा, मैं क्या बता रहा, कुछ क्वेश्चन में जिधर आप स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉप्स वाले क्वेश्चन है, क्रॉप्स का कभी कभार इंग्लिश मीनिंग पता नहीं रहता है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है या इवन जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड है, इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग जो है उनको क्रॉप्स का मीनिंग नहीं पता होता है, तो वो क्रॉप्स के लिए क्या कर सकते हो आप, हिंदी लैंग्वेज का रेफरेंस। और कुछ कुछ जगह तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन था रन ऑफ कच्छ का ओरिजिन क्या है, उसका डायरेक्ट आंसर ही दिया है क्वेश्चन के अंदर, अगर हिंदी लैंग्वेज पढ़ोगे तो उस जगह आप हिंदी का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रूल क्या है, जिधर पॉसिबल है, जिधर आप अटक रहे हो उधर आपको हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने दोनों लैंग्वेज में देते हैं, तो उधर हिंदी लैंग्वेज का रेफरेंस लेना है, ये रूल है। तो ये थिकनेस मतलब क्या है, मिस इंटरप्रेट हो सकता है, तो मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। तो थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर मतलब ट्रोपोस्फियर की हाइट जो है वो इक्वेटर पे ज्यादा रहती है, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के अंदर है। ज्योग्राफी के लिए आपको एक ही रिसोर्स करना है, एनसीईआरटी, वही बार बार घोटनी है, ये भी एक रूल है, एनसीईआरटी ही करोगे, ज्योग्राफी की मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, बाकी के कंटेक्स्ट में एनसीईआरटी रेफर नहीं की तो भी चलती है प्रीलिम्स के लिए, तो एनसीईआरटी बार बार करनी है आपको। तो उसके अंदर डायरेक्टली थिकनेस ऑफ, और उन्होंने डायग्राम भी दी है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर वगैरह, उसकी डायग्राम भी दी और उसका थिकनेस भी कहा है। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर, सॉरी, ट्रोपोस्फियर के इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोस्फियर की जो थिकनेस है वो ज्यादा रहती है, उसका रीजन क्या है, कन्वेक्शनल करंट, ऑब्वियसली कन्वेक्शनल करंट है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इज ये। अभी इसके अंदर एक रूल और एक फोर्थ नंबर रूल बना सकते हो, क्या रूल अभी स्टार्टिंग में ज्यादा लगेंगे आपको, वो रूल धीरे 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 क्यों, वो रिपीट यूज होने वाले हैं, सिर्फ मैं रूल की बात करूंगा, फिर एक्स्ट्रा रूल ऐड नहीं होंगे, तो अभी नोट डाउन करो, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो क्या है रूल, क्या है भाई, एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपको एक साइंटिफिक फिनोमिना, ये भी साइंटिफिक ही फिनोमिना है, तो एक साइंटिफिक फिनोमिना के 10 रीजन या 5 रीजन हो सकते हैं, तो यूपीएससी क्या 10 रीजन इधर मेंशन नहीं करेगी, एक ही रीजन मेंशन करेगी। तो वन ऑफ द कॉज है, वन ऑफ द रीजन है, या ये जो फिनोमिना स्टेटमेंट वन जो है वो स्टेटमेंट टू को अगर 5% भी लिंक कर रहा है ना, 5% भी एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो आपको रिस्क लेनी है, आपको बाय डिफॉल्ट क्या मार्क करना है, ये मार्क करना है। यूपीएससी ने ऐसा नहीं पूछा ये सिर्फ स्टेटमेंट टू ही स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट टू ही स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन करता है, ऐसा नहीं पूछा। वन ऑफ द रीजन हो सकता है, ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजन है, तो मतलब क्या 5% वो फिनोमिना, ये ट्रोपोस्फियर की हाइट जो है, इधर ये ट्रोपोस्फियर की हाइट है, वो वन ऑफ द मेजर रीजन है रादर, लेकिन दूसरा भी कोई रीजन रहेगा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो उसका इफेक्ट जो है, कॉज एंड इफेक्ट जो है, वो सिर्फ पार्शियली अगर एक्सप्लेन करता होगा तो आपको बाय डिफॉल्ट यही मार्क करना है। लेकिन मेरे यहाँ जो एस्पिरेंट है, कुछ लोगों की गलत थिंकिंग हो गई, तो पहले तो वो क्या करते, बी एज्यूम करते, तो कंप्लीट ही एक्सप्लेन करना चाहिए, उनका ऐसा है, मतलब स्टेटमेंट टू शुड कंप्लीटली एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, ऐसा है। नहीं, मैं मानता हूँ 1%, इवन 1% भी एक्सप्लेन करता होगा तो आपको मार्क करना है ये आंसर। तो ये एक रूल है, 1%, 5% जो भी आपको लिखना है, तो 1% एक्सप्लेन करता होगा तो आपको यू नीड टू टेक, और यू नीड टू टेक बेट ऑन द ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
हाउ मेनी ऑफ अबव आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। अभी वोल्केनिक इरप्शन पूछा है, तो वोल्केनिक इरप्शन क्या लॉजिक है, वोल्केनिक इरप्शन कंफ्यूजन किधर हो सकता है। इसके अंदर ये भी, ये टीबीटी कोर्स के अंदर ये भी हमारा प्रयास है कि भाई ट्रैप्स किधर है यूपीएससी के, यूपीएससी ट्रैप किधर करती है आपको, वो भी लर्न करने का प्रयास है। तो टीबीटी थिंक करना है आपको। तो वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन मतलब क्या है भाई, ये बहुत ब्रॉडर फिनोमिना है। अर्थ के अंदर से कुछ फायर आ रही है, अर्थ के अंदर से लावा आ रहा है, तो क्रस्ट जो है वो मेल्ट होके आ रहा है। तो क्रस्ट के अंदर मल्टीपल चीजें, क्रस्ट बहुत बड़ा है, अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो मल्टीपल चीजें बाहर आ रही इरप्शन की वजह से। तो क्वेश्चन देखो, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, नाम ही पायरो है, पायरो मतलब फायर, फायर, पायरो लैटिन वर्ड है, उससे ही फायर जो वर्ड है डिराइव हुआ है। तो डिब्रिस, कचरा ऑब्वियसली आएगा, पायरोक्लास्टिक डिब्रिस आएगा। ऐश एंड डस्ट ये तो पता है, हमने जब भी वोल्केनो को कोई कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखे होगी, वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो ऑब्वियसली आती है। सल्फर मेजर कंपोनेंट है वोल्केनिक इरप्शन का। वोल्केनो की वजह से ग्लोबल डिमिंग भी होता है, और ग्लोबल डिमिंग की वजह से मास एक्सटिंक्शन, फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन, डायनासोर का मास एक्सटिंक्शन, ये वोल्केनो की वजह से हुआ है। क्यों ग्लोबल डिमिंग हो गया, सनराइज नहीं आ गए, तो ग्लोबल डिमिंग का वन ऑफ द रीजन क्या है, वो सल्फर कंपाउंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, वो एक वन ऑफ द रीजन। लेकिन ट्रैप क्या है या कंफ्यूजन किधर होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड के ऊपर। नाइट्रोजन कंपाउंड आते या नहीं आते, वो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन मैंने क्या सोचना क्या है, सोचना और एक रूल बना सकते हो, थिंक बिग, ब्रॉडर सोचना है। क्या ब्रॉडर सोचना है भाई, वोल्केनो के अंदर बहुत मल्टीपल चीज, क्रस्ट आ रहा है बाहर, अर्थ का क्रस्ट जमीन के ऊपर आ रहा है, अर्थ का क्रस्ट जो है हवा में, एटमॉस्फेयर में आ रहा है। तो नाइट्रोजन रहेगा क्रस्ट के अंदर, नाइट्रोजन के एलिमेंट्स मिलते होंगे, कुछ पार्शियली मिलते होंगे, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन कंपाउंड्स रहते हैं। नॉर्मली हम इमेजिन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड CO2 जो है वो वोल्केनो की इरप्शन से बाहर आता है। लेकिन नाइट्रोजन कंपाउंड्स पूछे, कंपाउंड्स वन ऑफ द कंपाउंड आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो आंसर क्या है, ऑल फोर, आंसर इज डी। तो और एक मिसकंसेप्शन क्या है, और एक ट्रिक या गेस मास्टरगिरी चल रही है मार्केट में, बहुत फालतू है। साइंस के क्वेश्चन आए या इस टाइप के केमिकल्स वाले क्वेश्चन आए, तो डी मार्क करो, ऑल ऑफ द अबव मार्क करो, नहीं अप्लाई होता है भाई वो। आज ही देखेंगे वो अप्लाई नहीं होगा। इधर हम सिर्फ साइंटिफिक बातें करेंगे, इधर क्या है, थिंक बिग, ये बहुत बड़ा फिनोमिना है, वोल्केनो जो है बहुत बड़ा फिनोमिना है। तो इसके लिए इस कंटेक्स्ट में वो वाला लॉजिक जो है अप्लाई हो सकता है। तो सोचना है और उसके बाद मार्क करना है, थिंक बिफोर यू टिक। नेक्स्ट है, अगेन यार ये तो रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन 2025 में आया था, तो गिरीश सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होगा, आपने वो उनका 2025 वाला क्वेश्चन जो है वो देखा होगा, सेम है, आइसोथर्म के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो थीम क्या है भाई, आइसोथर्म्स। और वो भी यूपीएससी क्या पूछ रही, जनवरी के अंदर क्या होता है आइसोथर्म, क्यों जनवरी के अंदर, जनवरी के अंदर वो डेविएशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए वो जनवरी का वाला पूछ रहे हैं। या आपको पूछेंगे जुलाई वाला, जुलाई के अंदर एग्जैक्टली अपोजिट देखने को मिलता है, तो जनवरी वाला पूछेंगे या जुलाई वाला पूछेंगे, तो डेविएशन उस रीजन में। तो गिरीश सर ने ऑलरेडी साइंटिफिक फिनोमिना वगैरह किस तरह से अप्रोच करना है वो आपको बताया होगा। तो इधर मैं एक ही आपको एक लॉजिक बताऊंगा या निमोनिक बताऊंगा, लॉजिक से ज्यादा उसको निमोनिक कहेंगे आप। क्या है, एक निमोनिक याद रखो, वॉन। तो वॉन क्या है, वॉन जो है विंटर ओशियन नॉर्थ, विंटर में ओशियन के ऊपर, आइसोथर्म जो है नॉर्थ के ऊपर बेंड होते हैं। तो वॉन, विंटर कौन सा, ऑब्वियसली विंटर जो है हमारे पर्सपेक्टिव से सोचो, साउदर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है। हमारा विंटर, हमारा विंटर मतलब जनवरी। तो वन, विंटर ओशियन और नॉर्थ की तरफ आइसोथर्म्स जो है वो टिल्ट होते हैं या डेविएट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये साउथ दिया है उन्होंने, तो वन याद रखना है, ये निमोनिक याद रखो, आइसोथर्म के लिए वन निमोनिक याद रखो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसकी वजह से इनकरेक्ट हो जाता, इजी हो जाता है।
थोड़ा सा आइसोथर्म देखने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के अंदर पढ़ो। और वो यही डायग्राम दी है, यही मैप दिया है आपको, जनवरी और जुलाई का मैप दिया है एनसीईआरटी के अंदर 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। सेकंड, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक। भाई फर्स्ट स्टेटमेंट देख के, ये कोल्ड स्ट्रीम नहीं है, गल्फ स्ट्रीम या नॉर्थ अटलांटिक ड्रीम वार्म करंट्स है, कोल्ड करंट नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो आंसर है आपका डी, दिल्ली। नेक्स्ट, which of the following countries are the well known as the two largest cocoa producer in the world? टू लार्जेस्ट है और सिग्निफिकेंटली लार्जेस्ट है इसलिए पूछा, लेकिन भाई पता भी नहीं होगा तो कैसे। कोकोआ क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है, जिससे आप चॉकलेट्स तैयार करते हो यार। और प्लांटेशन किधर होता है? प्लांटेशन जो है किधर है, प्लांटेशन वाला फिनोमेना किधर देखने को मिलता है? थोड़ा सा नॉलेज, नॉलेज के बिना लॉजिक नहीं तैयार होगा। थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए, थोड़ा सा बेस तो चाहिए। उसके बिना यूपीएससी ऐसी एग्जाम नहीं, विदाउट नॉलेज आप तुक्के भी तुक्कागिरी करके या फालतू ट्रिक्स अप्लाई करके वो एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। 10-15 मार्क्स आएंगे, उतने चाहिए आपको? नहीं। ऑब्वियसली आपको कट ऑफ कितना गया 2025 में? कट ऑफ गया 92.66 कट ऑफ गया। तो उतना चाहिए तो भाई आपको नॉलेज बेस एटलीस्ट डिसेंट लेवल। हम ये नेक्स्ट लेवल की 15-20 मार्क्स जो है, अगर आप 80s में अटक रहे हो तो 95 तक कैसे पहुंचना है, आप 70s में अटक रहे हैं तो 95 तक कैसे पहुंचना है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उतना बेस तो होना चाहिए। तो ये बेस क्या है इसके अंदर? प्लांटेशन क्रॉप है कोकोआ। तो प्लांटेशन क्रॉप किधर आते हैं? प्लांटेशन वाला फिनोमेना किधर मिलता है? पाम ऑयल प्लांटेशन वाला फिनोमेना किधर देखने को मिलता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट में देखने को मिलता है। तो अभी इधर क्या देख सकते हो भाई, इक्वेटोरियल कंट्रीज कौन सी, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इक्वेटोरियल कंट्रीज क्या है? अल्जीरिया, मोरक्को क्या है? मेडिटेरियन कंट्री है। मोरक्को तो पता है आपको, मैपिंग के अंदर देखा होगा, मेडिटेरियन कंट्री है। अल्जीरिया वगैरह याद नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन मोरक्को पता है मेडिटेरियन कंट्री है। बोस्टवाना, नामीबिया। भाई नामीबिया तो नाम में ही नामीब डेजर्ट के अंदर आता है। बोस्टवाना क्या है आपका? कलहारी डेजर्ट के अंदर आता है। तो बचा क्या है? मादागास्कर एंड मोजाम्बिक। तो इसके अंदर क्या है? ये आपका आइवरी कोस्ट और गाना जो है। और इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? ये 60% वर्ल्ड का कोकोआ प्रोडक्शन, 60% प्रोडक्शन जो है ये आइवरी कोस्ट या कोट डे आइवरी जिसको बोलते हैं फ्रेंच के अंदर, इंग्लिश में आइवरी कोस्ट बोलते हैं। और गाना ये 60% प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से थीम, नेक्स्ट हमारा पर्पस क्या था या टीबीटी कोर्स का? थीम्स आइडेंटिफाई करनी है, मेजर थीम्स। तो क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स जो है वो थीम है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर टर्मरिक के ऊपर क्वेश्चन है, उसके पहले ये कोकोआ के ऊपर क्वेश्चन है, उसके पहले आपका पाम ऑयल के ऊपर क्वेश्चन है, उसके पहले मोरिंगा के ऊपर क्वेश्चन है। तो मेजर क्रॉप्स नहीं, वीट, राइस, ज्वार, कॉटन, ये पुराना वाला ट्रेंड था। नए वाले क्या, जो हम यूज करते हैं लेकिन जिसको हम निगलेक्ट करते, चॉकलेट खाते हैं, पाम ऑयल। हर एक पैकेट आप कोई भी जंक फूड वाला प्रोडक्ट पैकेट लेना, इवन आपके बिस्किट्स के ऊपर, बिस्किट भी किसके अंदर तैयार होते हैं, या आपका फरसान वगैरह किसके अंदर, चिप्स वगैरह किसके अंदर, पाम ऑयल है। तो ये यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है भाई, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, और वो क्रॉप्स का थोड़ा सा आप देख रहे हो। तो चॉकलेट, भाई कैडबरी जो है खाते हैं हम, या कोई भी आप चॉकलेट जो है खाते हैं, तो वो कोकोआ, कोकोआ प्रोडक्शन किधर होता है? 60% प्रोडक्शन जो है आइवर। और इससे ज्यादा आगे जाके बताऊं मैं, तो भाई आपका जिसिलियन, जिसिलियन के अंदर क्लियर कट मेंशन है, स्टैटिक से है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो वही अच्छे से पढ़ा होता तो ये मतलब एक्सप्लेनेशन या लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं। वो अगर याद नहीं आ रहा तो उसके बाद ये थोड़ा सा लॉजिक जो है वो दिमाग लगा सकते हैं। नेक्स्ट, with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, क्या पूछा है? और एक रूल लिख सकते हो इधर भाई, असेंडिंग डिसेंडिंग, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ये अच्छे से पढ़ना है। क्यों ये रूल बनाया मैंने? भाई मेरे से गलती हो गई थी, 2018 या 19 का क्वेश्चन है। फॉरेस्ट जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ये नाम थे उसके अंदर, और फॉरेस्ट कवरेज जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा था, मैं डिसेंडिंग सोच रहा था, तो मेरा आंसर भी नहीं आया। कुछ तो लास्ट मोमेंट, लास्ट में क्वेश्चन थे
80-85 वाला क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लास्ट में तो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं हुआ, तो कुछ तो टिक मार करके आ गया। क्यों? मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, असेंडिंग या डिसेंडिंग पढ़ा अच्छे से, लेकिन उसके ऊपर अच्छे से थॉट नहीं दिया। तो आपको ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है, नॉर्थ टू साउथ है या साउथ टू नॉर्थ है, या असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, ये चीजें अच्छे से केयरफुली लिखनी है। सिमिलरली हमारा एक फ्रेंड था कॉमन, गिरीश सर का और मेरा कॉमन फ्रेंड है, उसने भी एक आपका परगना वगैरह उसके ऊपर क्वेश्चन था 2023 या 22 में। तो हाँ, परगना वगैरह वो ऑप्शन थे, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग वो पढ़ा नहीं, तो उल्टा मार्क करके आ गया वो। तो वो अच्छे से देखना है, ये रूल भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? थीम भाई, थीम है मैपिंग। मैपिंग बहुत अच्छे से करना है। तो हम नॉर्थ स्टार आईएएस के अंदर मैपिंग एक सब्जेक्ट मानते हैं, सब्जेक्ट। क्यों? 8 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस मैपिंग के ऊपर। इस साल देखोगे 8 क्वेश्चंस है मैपिंग के ऊपर। तो भाई आठ देखेंगे, आगे जाके भी है, 8 क्वेश्चन तो निगलेक्ट नहीं कर सकते। मॉडर्न इंडिया के ऊपर 4 क्वेश्चन है, या आर्ट एंड कल्चर के ऊपर 8 या 9 क्वेश्चन है। तो ये मैपिंग इज इटसेल्फ अ सब्जेक्ट। तो मैपिंग के अंदर 3 चीजें कर सकते हो। क्या है? एक इंडिया का मैपिंग, फिजिकल मैपिंग ऑब्वियसली जो करेंगे, ये जो रिवर्स वगैरह आती है। सेकंड जो है इंटरनेशनल मैपिंग या वर्ल्ड मैपिंग। तो वर्ल्ड मैपिंग के अंदर भी कैसे क्या करना है वगैरह तुषार सर बताएंगे। या मैपिंग का एक हमारा कोर्स भी है, वो देख सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। अगेन कोर्स के अंदर दूसरे कोर्स की मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन जेन्युइन है, मार्केटिंग वगैरह नहीं है, जेन्युइन है, सैंपल्स वगैरह देके दिए है। तो देख सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेना ही नहीं, खुद की तरफ से भी कर सकते हैं। हमने खुद ने किया ऐसे, मैंने कुछ वीडियोस वगैरह रेफर नहीं किए, तो मैंने खुद ने किया, लेकिन देख सकते हो जिसको चाहिए वगैरह देख सकते हो, बहुत अच्छे से किया है उसके अंदर। तो और पीवाईक्यू के साथ लिंक किया है, सीडीएस सीएपीएफ एनडीए, यूपीएससी के तो है ही है, लेकिन सीडीएस सीएपीएफ एनडी के पीवाईक्यू के भी लिंक लिंक किया है। और लॉजिकली रैशनली कैसे याद रखना है वो उन्होंने बताया है। तो मैपिंग को सब्जेक्ट ट्रीट करना है। मैं 2 चीजें बता रहा था, एक जो है ऑब्वियसली आपका इंडिया का मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग। तीसरा निगलेक्ट किया जा रहा है कुछ लोगों से, क्यों? रिसेंट टाइम में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे। एनवायरमेंटल मैपिंग, एनवायरमेंटल मैपिंग उसके अंदर आपके बायोस्फीयर रिजर्व रहेंगे, आपके नेशनल पार्क्स रहेंगे, और टाइगर रिजर्व रहेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं करनी है, 550 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना करना पॉसिबल नहीं है। तो उसकी जगह यही किया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और रामसर साइट्स। लेकिन रामसर साइट से 98 हो गई है। तो अभी रामसर साइट जो है, अभी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 98 है, तो इतनी रामसर साइट करना पॉसिबल नहीं। तो उसके अंदर जो ओल्ड रामसर साइट है वो कर सकते हो, और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो कर सकते हो। और इवन तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है, 14, वो याद रखना पॉसिबल भी नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं भाई? तमिल नाम, तमिल नाम डिफिकल्ट बन जाता है नॉर्मली नॉर्थ इंडिया के लोगों को, या वेस्टर्न इंडिया के लोगों को, या इवन ईस्टर्न इंडिया वाले लोग हैं, उनको डिफिकल्ट हो जाता है। तमिल लोगों को ही वो याद रहेंगे, हमें याद नहीं रहेंगे, तो वो भी स्किप कर सकते हैं। तो करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वो रामसर साइट्स करते हो, और पुरानी वाली रामसर साइट्स है वो कर सकते हो। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट बताया आपको, तो वेस्ट टू ईस्ट। तो इसके लिए मैपिंग के लिए क्या है? एक तो प्रॉपर आपको एटलास के ऊपर ही मैपिंग करनी है, और पीवाईक्यू देखने हैं। दूसरे कुछ निमोनिक्स तैयार कर सकते हो। लेकिन निमोनिक्स भी काम कैसे आते हैं? निमोनिक्स भी नाम काम कब आएंगे आपको? जब आप पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में पहला देखोगे। नहीं तो निमोनिक्स ही इतने हो जाते हैं, वो निमोनिक्स याद रखने के लिए और एक निमोनिक करना पड़ेगा। तो सबसे इफेक्टिव तरीका है, पिक्टोग्राफिक इमेज देखोगे, मैप प्रॉपर लोकेट करोगे, वो चीजें रिवर्स कौन सी है या कंट्रीज कौन सी है, सी के अराउंड कंट्रीज कौन से, उस जगह जो है निमोनिक अच्छे से यूज हो सकता है। क्यों? हम पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में भी देख रहे हैं, एटलस के ऊपर या मैप के ऊपर, और फिर निमोनिक्स भी याद रहे। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है मैपिंग के अंदर। मैपिंग में निमोनिक्स डेफिनेटली यूज होंगे, बाकी के जगह इतने ज्यादा यूज नहीं होते, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जिधर यूज होता है वही हम बताएंगे। तो मतलब सिलेक्टिवली स्मार्टली यूज करना मैपिंग के अंदर। मैपिंग के अंदर डेफिनेटली करना है, बाकी की जगह स्किप किया तो भी चलेगा। तो सिंपल है, देखो भाई, क्या है, पहली रामगंगा आती है, फिर गोमती आती है, फिर आपकी घाघरा आती है, फिर उसके बाद गंडक आती है, फिर उसके बाद आती है कोसी। इसके लिए मल्टीपल निमोनिक्स लोगों ने तैयार किए, कुछ आपका भी कर सकते हो, मैंने किया था। राम और गोमती, घाघरा लेके गंडक के पास, गंडक को चले गए, इस टाइप का कुछ कर सकते हो। राम गोमती घाघरा लेके गंडक को चले गए।
ऐसा कुछ तो कर, सिंपल ही किया था मैंने, ऐसा कुछ एकदम माइक्रो डिटेल में जाके निमोनिक्स मैंने नहीं किया था, तो सिंपल है। लेकिन पहले तो पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में देखना है आप, प्रॉपर मैप के ऊपर देखना है, राम, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तो ये ऑप्शन किधर है देखना है आपको। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट पूछा है ना, तो वेस्ट टू ईस्ट है आपका गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यस, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, आंसर इज बी, बॉम्बे। अभी देखो मैं वो बोल रहा था आपको, असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उसमें 3 स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछे, इसके अंदर हमने क्या रूल बनाया है, डेफिनेटली सॉल्व करना है, रिस्क 100% रिस्क लेनी है। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग, वही बोल रहे हैं वन ऑफ द रीजन, भाई वो मल्टीपल रीजन में से रेन रेनफॉल रॉक्स को ब्रेक डाउन कर सकता है, मतलब जोरदार बारिश हो रही, रॉक को डेफिनेटली ब्रेक डाउन कर सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, भाई मतलब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो रेनफॉल के अंदर, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली रहेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन रहता है, ऑब्वियसली उसके बिना पानी वाले एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे, तो रेनफॉल के अंदर भी ऑक्सीजन रहता है, H2O, ऑक्सीजन तो रहता ही रहता है, तो सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट भी सही है अदर। तो अभी क्या है, आपको ये रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वेदरिंग होता है, तो वन ऑफ द रीजन हो सकता है, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड तैयार होता है, और ऑक्सीजन क्या करता है भाई, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई तो ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है मतलब रस्टिंग करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो आयन को भी ब्रेक डाउन कर सकता है भाई, आयन को ब्रेक डाउन करता है, आयन हवा में ज्यादा देर रुक नहीं सकता, आयन पानी में ज्यादा देर रुक नहीं सकता, उसका रीजन क्या है, ऑक्सीजन, तो ये रूल आप, एग्जाम्पल, सॉल्व बाय एग्जाम्पल भाई, आयन को भी ब्रेक डाउन कर, तो रॉक क्या चीज है, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करने, सॉरी, ऑक्सीजन की वजह से आयन ब्रेक डाउन हो सकता है, तो रॉक क्या चीज है, और रॉक के अंदर भी आयन के पार्टिकल तो हो ही सकते हैं, तो वो भी ब्रेक डाउन होगा, तो दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं, तो वन ऑफ द रीजन हो सकता है, तो मैं ही बोल रहा हूँ, तो वेदरिंग के मल्टीपल रीजन है, रेनफॉल वो प्रेशर अप्लाई होता है, फिजिकल फोर्स होता है, वो पानी सालों साल, टाइम एक रीजन होता है, सालों साल हो रहा है, तो ब्रेक डाउन होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक रीजन है और ऑक्सीजन एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन है, तो 10% भी पॉसिबिलिटी है, तो हमें मार्क करना है, वो भी हमने रूल देखा था। आंसर क्या है, आंसर ये, सो हमारा टिल्ट, अगर तीनों स्टेटमेंट है और कुछ पार्शियली भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा टिल्ट होना चाहिए ऑप्शन ए मार्क करने में, और सेम आप यही लॉजिक, यही रूल अप्लाई करने का प्रयास करो 2025 का, और बाकी के भी पेपर है, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, नॉट अगेन मैपिंग, भाई मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग, 8 क्वेश्चन, सब्जेक्ट, याद रखो, 8 क्वेश्चन है, 8, तो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, उतना जितना आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, कितना, जब से यूपीएससी प्रिपरेशन चालू किया है, मॉडर्न इंडिया कितने टाइम पढ़ा है, याद, आर्ट एंड कल्चर कितने टाइम पढ़ा है, याद करो, और उतना टाइम मैपिंग को दिया है, नहीं दिया, उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मैपिंग के ऊपर, एटलीस्ट 10% तो टाइम दो, जितना आपने स्पेक्ट्रम के लिए टाइम दिया है उसका 10% तो टाइम दो, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जितना स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम से डेफिनेट सोर्स नहीं ना, पे स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, स्पेक्ट्रम से नहीं आ रहे ना, लेकिन मैपिंग का डेफिनेट है, तो वो कर सकते हो, मैपिंग एक इंपॉर्टेंट थीम है या सब्जेक्ट है, ऐसे आपको, तो नॉर्थ सी के अराउंड क्या है, अब इधर ट्रैप क्या है, या कंफ्यूजन किधर होता है, ट्रैप क्या है, लोग कंफ्यूज होते हैं नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में, लोगों को नॉर्थ सी और बाल्टिक सी सेम ही लगता है, लेकिन दोनों अलग अलग है, पढ़ते वक्त वैसे पढ़ना भी कैसा है, किस तरह से पढ़ना है, लैंग्वेज यूपीएससी की कैसे डिकोड करनी, वो भी एक टीबीटी का पार्ट है, तो बाल्टिक सी इज अ डिफरेंट एंड नॉर्थ सी, आपको खुद को समझ में आना चाहिए भाई मैं किधर फंस सकता हूँ, थॉट प्रोसेस अलग, मतलब थॉट प्रोसेस जो है आपको आइडेंटिफाई करनी है और यूपीएससी को अलाइन करनी है,
तो यूपीएससी को अलाइन करने का ही प्रयास है थ्रू दिस पीबीटी कोर्स। तो नॉर्थ सी क्या है मैप के अंदर देखोगे आप, तो भाई ये नॉर्थ, कंफ्यूजन यही होता है भाई, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी दिमाग में आएगा, थोड़ा भी मतलब ब्लर दिमाग में आएगा तो आप फिनलैंड भी साथ में लोगे, लेकिन भाई नॉर्थ सी और फिनलैंड का कुछ रिलेशन नहीं है। नॉर्थ सी और रशिया जो है, रशिया का भी कुछ रिलेशन नहीं। देखो इधर, ये है आपका नॉर्थ सी, ये है आपका रशिया, ये है आपका फिनलैंड। तो नॉर्थ सी के अराउंड कौन है? जर्मनी है। और ऑप्शन में कौन है इधर? नॉर्वे। ऑब्वियसली नॉर्वे तो है ही, लेकिन फिनलैंड, फिनलैंड दूर है। तो आंसर क्या है आपका? जर्मनी एंड नॉर्वे। तो बाल्टिक सी के अराउंड ये रशिया एंड फिनलैंड है। तो आंसर है ओनली टू। तो इसके लिए मैंने बोला था मैपिंग तो पहले विजुअली देखना है आपको, भाई बाल्टिक सी के अराउंड कौन है वो विजुअली देखना है। और उसके बाद निमोनिक्स भी यूज कर सकते हो। निमोनिक क्या है? ये तुषार सर ने उनके मैपिंग के कोर्स के अंदर ऐसे यूजफुल निमोनिक, मतलब यूजलेस नहीं है या जो यूज ही नहीं हो सकते, ये दिमाग में बैठ नहीं सकते, मेमोरी के अंदर फिट नहीं हो सकते, वो नहीं बताया। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट निमोनिक्स हमने बताया। नॉर्थ एंड बेग आर माय फ्रेंड्स, नॉर्थ एंड बेग आर माय फ्रेंड्स। तो नॉर्थ मतलब नॉर्वे, बेग बीईजी बेल्जियम एंड जर्मनियम, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब फ्रांस, ई मतलब इंग्लैंड, एन मतलब नीदरलैंड, डी मतलब डेनमार्क, एस मतलब स्कॉटलैंड। ये भी कब काम आएगा भाई? जब आप पिक्टोग्राफिक इमेज जो है सामने या मैप जो है प्रॉपर सामने रखोगे तो ही काम में आएगा। तो निमोनिक्स का यूज कैसे करना है ऑलरेडी मैंने बताया है। मैप सामने रखो और फिर देखो। तो जैसे फॉर एग्जांपल भाई नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के कौन है? नॉर्थ एंड बेग, नॉर्थ मतलब नॉर्वे, बेग मतलब बेल्जियम, ये सॉरी बेल्जियम, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर इंग्लैंड यूके, फिर नीदरलैंड, डेनमार्क और स्कॉटलैंड। या फिर स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, हाँ, अभी हमने एक रूल बनाया था कि असर्शन रीजनिंग के अंदर हमें रिस्क लेनी है। और एक नेक्स्ट रूल बना सकते हो कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर रिस्क ज्यादा नहीं लेने, तीन पेयर वाले क्वेश्चन जो है, क्योंकि इधर तीन पेयर वाले क्वेश्चन है और तीन स्टेटमेंट है, मतलब वाटरफॉल, रीजन और रिवर, और स्टेटमेंट भी तीन दिए है, या तीन रोज है तीन कॉलम है, या कुछ जगह चार भी कॉलम, सॉरी चार रोज है। तो चार रोज मतलब 12 फैक्ट्स, तीन रोज मतलब 9 फैक्ट्स। तो 9 फैक्ट्स वेरीफाई करनी है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो कम रिस्क लेनी है। रूल क्या बन गया हमारा? तीन पेयर वाले, जिसके अंदर तीन पेयर है, 3x3 का या 3x4 का क्वेश्चन है, जैसे आगे भी है दिखाऊंगा मैं। हाँ ये देखो आगे वाला ही। तो रिस्क कम लेनी है, रिस्क कम लेनी है। तो देखते हैं इधर कुछ सॉल्व हो सकता है या लॉजिक लग सकता है या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो वापस भी हो सकते हैं। धुआंधार, ये हमें पता है, नर्मदा रिवर के ऊपर है। लेकिन क्या है भाई, एक इधर एक अप्रोच हो सकता है या ये एक लॉजिक हो सकता है, तीनों पैरेलल जाने चाहिए या तीनों का कॉन्ग्रुएंस, एक भी मिसमैच है, थोड़ा भी लगा मिसमैच तो एलिमिनेट कर दो। इनकरेक्ट। क्यों? मालवा रीजन जो है एमपी के वेस्टर्न एमपी में आता है, और नर्मदा धुआंधार जो है वो ईस्टर्न ईस्टर्न एमपी में आता है। तो वो मालवा और धुआंधार जो है, या नर्मदा भी, इवन नर्मदा और मालवा थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड, हुंद्रू, हुंद्रू जो है छोटा नागपुर या रैंची प्लाटो के ऊपर है और सुवर्ण रेखा के ऊपर है, फैक्ट्स है, पता भी नहीं रहे तो कोई इशू नहीं है। और इधर क्या किया एक्चुअली यूपीएससी ने, गेरसोप्पा, उसका रियल नाम नहीं दिया, जो मैंने पढ़ा था, जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, वो है जोग फॉल्स। और जोग फॉल्स नहीं दिया उन्होंने, गेरसोप्पा फॉल्स, जोग फॉल का ही नाम गेरसोप्पा फॉल्स है। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसे जोग फॉल्स ही गेरसोप्पा फॉल्स है, तो वो याद रखना है आपको। तो गेरसोप्पा जोग फॉल्स
और वेस्टर्न घाट के अंदर ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो नेत्रावती रिवर के ऊपर नहीं, वो शेरावती रिवर के ऊपर है, नेत्रावती रिवर के ऊपर है। तो नेत्रावती रिवर क्या है, नेत्रावती रिवर के ऊपर मैंगलोर सिटी, ये याद रख सकते हो। तो थर्ड भी इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका ओनली वन बन जाता है। रिस्क कम लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 3 पेयर वाला है और 4 रोज है, तो 12 फैक्ट्स वेरीफाई करना है, तो वो डिफिकल्ट बन सकता है। देखते हैं वन बाय, सेंट्रल एशिया, वॉसगेस और फोल्ड माउंटेन, यूरोप आल्प्स और ब्लॉक माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका अल्पशियन और फोल्ड माउंटेन्स। इसके अंदर एक आपको लॉजिक पता होगा, क्या लॉजिक है भाई, दुनिया के सबसे सब मेजर जो माउंटेन्स है वो फोल्ड माउंटेन्स है, सब मेजर माउंटेन जो है फोल्ड माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन्स के बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल है, बहुत कम है। फोल्ड माउंटेन्स भी किधर मिलते हैं आपको, प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर या कंट्री के बाउंड्रीज के ऊपर, जैसे हमारा हिमालय है, प्लेट बाउंड्रीज एंडेज वगैरह है, रॉकी वगैरह है, प्लेट बाउंड्री के ऊपर है, तो वो बाय डिफॉल्ट फोल्ड माउंटेन है। ये तो आपको सब मेजर माउंटेन जो है वो रॉकी, एंडेज या हमारा हिमालय, वो सब क्या है, वो किसके एग्जाम्पल है, वो फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। तो ये देखो, अल्प्स, अल्पशियन एंड एंडेज, ये किसके एग्जाम्पल होने चाहिए, ये फोल्ड माउंटेन के होने चाहिए। तो ये फोल्ड माउंटेन है, इधर फोल्ड माउंटेन है, अल्पेशियन अमेरिका के अंदर है, और एंडेज तो सबको पता है, एंडेज के ऊपर लास्ट ईयर भी 2025 के अंदर भी क्वेश्चन है। अगेन मैपिंग मैपिंग मैपिंग, कितनी बार कह रहा हूँ मैं, तो साउथ अमेरिका के अंदर ही है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, फोर्थ पेयर भी सही है। लेकिन अभी आता है ये आल्प्स, आल्प्स मैंने बोला मेजर माउंटेन है, तो ये ब्लॉक माउंटेन का नहीं, ये फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, तो ये सेकंड इनकरेक्ट हो गया। सेंट्रल एशिया, पॉसगेस, ये थोड़ा सा कुछ तो अलग लग रहा है, कभी सुना नहीं है, नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं तो ये ज्यादा मतलब ये इतना मेजर माउंटेन नहीं है, लेकिन क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो 2-3 माउंटेन या 3-4 जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक माउंटेन है उसके याद रखेंगे, और बाकी का सब फोल्ड माउंटेन, ऐसा भी याद आ, या ऐसा लॉजिक भी बनाया तो भी चलेगा। जैसे कौन से एग्जाम्पल है, इंडिया के अंदर 2 मेजर ब्लॉक माउंटेन याद रख सकते हो, कौन से, विंध्यास एंड सातपुड़ा, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। कौन से, विंध्यास और सातपुड़ा, वो ब्लॉक। इवन एक है ब्लैक फॉरेस्ट, किधर है, जर्मनी के अंदर। और दूसरा कौन सा है, एक वॉसगेस। ये 4 याद रखो, जो मतलब जस्ट एग्जांपल याद रखने हैं हमें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो टैकल करने में आपको मदद करेगा। तो वॉसगेस थोड़ा सा एक्सेप्शनल लग रहा था, अलग लग रहा था, तो वो भी इनकरेक्ट है। तो आंसर आल्प्स मेजर है भाई, यूरोप का, तो ये इनकरेक्ट है, वो ब्लॉक माउंटेन नहीं है, वो फोल्ड माउंटेन है। तो आंसर आपका ओनली 2 है। अगेन मार्केट में फालतू ट्रिक घूम रही, क्या भाई, बी बॉम्बे है, ओनली 2 मार्क, नहीं भाई, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप निगेटिव में चले जाओगे, वो बी मार्क करोगे, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 वाला आ गया क्वेश्चन, और बी मार्क करोगे तो निगेटिव में चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉनी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट और विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पूछा है। प्योर लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, पता भी नहीं, लेकिन फर्स्ट और एक रूल करना है आपको यार, क्या भाई, डरना नहीं है, क्वेश्चन को डरना नहीं है। आपको लगेगा यार ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, करंट अफेयर में होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, भाई बिल्कुल डरना नहीं है, लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, प्योर साइंटिफिक लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, तुक्के बारी से भी नहीं, लॉजिक से सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पूछा है, ग्रीनफील्ड मतलब क्या, कंप्लीटली न्यूली डेवलप्ड प्रोजेक्ट, और उसका ऑपोजिट आता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब क्या, ये तो इतना पता रहता है हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब जो रीडेवलपमेंट, ऑलरेडी एग्जिस्टेड एयरपोर्ट है, सिर्फ उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम बोल सकते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड मतलब क्या, आपकी ग्रीन लैंड, फॉरेस्ट हटा के कुछ नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो भाई विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है साउथ इंडिया के अंदर है, इतना तो पता होगा, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो आंध्र प्रदेश वेल डेवलप्ड है, साउथ इंडिया वेल डेवलप्ड है, साउथ इंडिया वेल डेवलप्ड है तो मतलब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं रहेगा उधर, नया प्रोजेक्ट क्यों आएंगे, पहले से एयरपोर्ट रहा होगा यार, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, अमरावती, या बाकी के जो इंपॉर्टेंट सिटीज है,
पहले से रहा। इवन पुणे वगैरह जैसी चीज पहले से एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्यों बनाएंगे, रिसेंट टाइम में क्यों आएगा उधर एयरपोर्ट, पहले से रीडेवलपमेंट चालू होगा, एक्सटेंशन चालू होगा, ग्रीन ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट चालू होगा, वो हो सकता है, लेकिन नया प्रोजेक्ट तो नहीं होगा, कंप्लीटली जीरो से नहीं आएगा उधर। डॉनी पोलो क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, नाम से पता चल रहा है नॉर्थ ईस्ट का रह सकता है, तो ये हो सकता है। और थर्ड भी एलिमिनेट किया तो आपका आंसर भी आ जाता है, आंसर है 1 एंड 2। और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कुशीनगर बुद्धिस्ट टर्की सर्किट का पार्ट है, रिसेंटली डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया रिलेटिवली कम डेवलप्ड है। तो सेकंड नया अभी डेवलपमेंट रैपिड स्पीड से चल रही है, तो नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, हो सकता है, आंसर इज 1 एंड 2। Next, water vapor. It is the gas, the amount which decreases with the altitude, and its percentage is a maximum at the poles. भाई मतलब it is the gas ये पता है, decreases with the altitude। ऑब्वियसली मतलब वाटर वेपर इतना तो कॉमन सेंस है, वाटर वेपर कैसे तैयार होती है, हीट की वजह से तैयार होती है। जैसे जैसे अल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे, जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाओगे, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, टेम्परेचर कम है तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो कम देखने को मिलेगी, तो अल्टीट्यूड के ऊपर डिक्रीज ही होगी। और परसेंटेज इज मैक्सिमम एट, कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, मैंने वही बताया, क्या बताया आपको कि भाई टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा वाटर वेपर रहेगी, टेम्परेचर कम है तो वाटर वेपर कम रहेगी। तो परसेंटेजेस मैक्सिमम एट पोल, नहीं पोल के अंदर टेम्परेचर कम है तो कम रहेगा पोल के अंदर वाटर वेपर, क्यों, वाटर वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट या टेम्परेचर, टेम्परेचर से या हीट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा आप मान सकते हो, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो और एक रूल बना सकते हो, क्या है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, दोनों में से एक ही हो सकता है, तो ये क्या है, आंसर इज ओनली वन। इधर तो पार्शियल यूज होगा, ये जो फिनोमेना है मल्टीपल टाइम देखेंगे, इवन गिरीश सर ने भी आपको बताया होगा टिप, या तुषार सर ने भी आपको बताया होगा। गिरीश सर तुषार सर उसको टिप बोलते हैं, मैं उसको रूल बोलता हूँ, क्यों, रूल आसान है आपको लर्न करने के लिए, या रूल रिवाइज करने में आसान हो जाएगी, ये एक बार आप नोटबुक में नोट डाउन करके रखोगे तो वो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, बहुत लोगों का गलत हुआ था, बहुत बहुत लोगों का गलत हुआ था, तो इसके अंदर भी एक रूल बना सकते हैं हम, ये मल्टीपल या सबसे बड़ा रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन क्लीशे लगेगा जब मैं बताऊंगा आपको। क्या क्लीशे लगेगा आपको, कि रूल वो है, क्या, रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, मल्टीपल टाइम लिखो। जैसे हमारे घर पे हमारी दादी या माँ जो है वो जब करती है, कोई भी भगवान आप जिस भगवान को मानते हैं घर पे, वो आपने देखा होगा जब करती है, वैसे ही इसका जब कर सकते हो, रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, रीड केयरफुली। तो रीड केयरफुली के अंदर अगर केयरफुली पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो इधर क्या आपको पढ़ना है, रीड केयरफुल के अंदर और एक सब रूल बना सकते हो, जस्टिस शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, उसका ही पार्ट है ना भाई, हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, हर एक वर्ड को पढ़ना है। तो नॉर्मली लोगों ने क्या, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ये पढ़ा, ठीक है भाई। प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, ये पढ़ा, तो इमीडिएटली लोग क्या है, आंसर पे चले गए। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर मतलब भाई इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये हमने पढ़ा है जिसिलियन के अंदर, कि भाई थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन कहाँ होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर, हर दिन दोपहर को 4-5 बजे बारिश होती है इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर, ये पढ़ा है हमने इमीडिएटली। लेकिन मैं क्या बोल रहा था, रीड केयरफुली, जस्टिस शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 50 सेंटीमीटर, 50 to 50 सेंटीमीटर, इतना कम प्रेसिपिटेशन जो है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में नहीं होता, वो होता है किधर, वो किधर होता है वो देखेंगे, लेकिन इक्वेटोरियल क्लाइमेट के ऊपर 250 से ज्यादा ही रहता है, तो रादर ये इलिमिनेट हो गया। तो इसलिए बोल रहा था कि इवन सिंपल भी क्वेश्चन रहा, अगर हड़बड़ी में सॉल्व करोगे, केयरफुली रीड नहीं करोगे, जस्टिस हर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को नहीं दोगे, तो आपका गलत हो सकता है। तो इसको मतलब कैसे अप्रोच कर सकते हैं या लॉजिक कैसे लगा सकते थे, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, वो क्या है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नथिंग बट मानसूनल टाइम ऑफ क्लाइमेट,
मतलब सीजनल वेरिएशन होता है, थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन नहीं होता। सिर्फ मानसून के जो वो चाइना वाला मानसून जो है उस टाइम में ही सिर्फ आपको उधर बारिश देखने को मिलेगी। सिमिलर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी आपको क्या मिलेगा, मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट ही मिलेगा। जैसे इंडिया है, मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट ही मिलेगा। तो थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या है वो, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो वो है आपका आंसर डी, दिल्ली। इसको अप्रोच करने का ये एक तरीका था। दूसरा है मेथोडोलॉजी जो है, या प्रॉपर साइंटिफिक या सिस्टमेटिक तरीका जो है, आपको एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग। तो इसके लिए जीसी लियोंग अच्छे से पढ़ना होगा। और जीसी लियोंग के जो पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 13 से आगे या 14 से आगे, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चाइनीज टाइप ऑफ क्लाइमेट, या मेडिटेरियन क्लाइमेट, इसका चार्ट बनाना है। और उसका रेडीमेड चार्ट हमने ऑलरेडी हमारे नॉस्टार के टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसकी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लूंगा मैं आपसे। तो वो डाउनलोड करके उसके रिवीजन कर सकते हैं। और मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आके गए उसके ऊपर। और वो पीवाईक्यू भी दिए है, कौन से टॉपिक से कैसा, और एक्स्ट्रा चीजें भी दी है। तो अच्छे और पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में अच्छे तरीके से समझा है। तो वो चार्ट देख सकते हो। और वो क्वेश्चन वो देखोगे तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट, Coriolis force. It increases with increase in wind velocity. It is maximum at poles and absent at equator. ये तो वर्बेटिम लाइन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, वैसे की वैसी लाइन है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंदर मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर ऑब्वियसली है। कोरियस फोर्स क्या है, वो रिलेटिव फोर्स है, वो डिफ्लेक्टिव फोर्स है। ये जब तक समझोगे नहीं तब तक इस टाइप की कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। तो ऑब्सेंट ऑफ इक्वेटर, ये भी उसका रीजन बताया जाता है। क्या मतलब, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको देखने को नहीं मिलते। उसका रीजन क्या है, उधर कोरियस फोर्स जो है एब्सेंट रहता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर के ऊपर नहीं आते। क्यों नहीं आते, कोरियस फोर्स एब्सेंट है उधर। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। फर्स्ट, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। मैंने क्या बोला, कोरियस फोर्स जो है वो डिफ्लेक्टिव फोर्स है। अभी एक रूल अप्लाई कर सकते हो। हमारा फर्स्ट रूल सॉल्व बाय एग्जांपल हमने देखा था। आप एग्जांपल से सॉल्व करोगे तो क्या, मतलब अर्थ क्या, रोटेटिंग डिस्क इमेजिन करो। अगर सेंटर पे रहोगे और सेंटर पे क्या भी करोगे आप, तो वो आपको डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाओगे तो वो डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। और वो स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है। आप ज्यादा स्पीड से भागोगे, डिस्क भी रोटेट हो रही है, मतलब अर्थ अर्थ भी रोटेट हो रही है, और उसके ऊपर आप भाग रहे हो, मतलब विंड फ्लो हो रहा है। आप मतलब विंड भी हो सकता है ना वो। तो आप भाग रहे हो, आप इमेजिन करो। तो जितना जितना जोर से भागोगे तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बाहर वाले को उतना ज्यादा लगेगा यार ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जितना इक्वेटर से दूर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और जितना स्पीड ज्यादा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन, कोरिलेस फोर्स मतलब क्या, डिफ्लेक्शन आपको इमेजिन करना है। और एग्जांपल इस टाइप के एप्लीकेशन सोच के आप आंसर डेफिनेटली कर सकते हो। इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इज सी। नेक्स्ट, अगेन ज्योग्राफी एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम। 21 जून, या आपका 22 दिसंबर, जिसको हम सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस या समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आके गया है। या इक्विनॉक्सेस, इक्विनॉक्सेस मतलब आपका 22 मार्च या 23 सितंबर है, उसके ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आके गया। तो आपको ये पता ही होना चाहिए क्या है, सनलाइट मोर देन 12 आवर्स, सनलाइट मोर देन 12 आवर्स। इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर मोर देन 12 आवर्स रहती है कभी, नहीं रहती भाई। इक्वेटर के ऊपर इक्वली रहती है, नाम में ही है। और एक रूल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट रूल बोल सकते हो क्या, नाम को डिकोड करो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेटर नाम क्यों आया है, इक्वल है। इक्वल डे इक्वल नाइट, इक्वल डे इक्वल नाइट, 12 आवर्स का डे 12 आवर्स की नाइट। तो ये तो नहीं है 12 आवर्स से ज्यादा। तो 21 जून को पूछा है, 21 जून को मतलब क्या है, नॉर्दर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है सन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन है, मतलब क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 12 घंटे से ज्यादा ये आपको लाइट मिलेगी। सिमिलरली आर्टिक सर्कल के ऊपर तो भाई 3 महीने की, 2 महीने की भी
डे जो है हो सकता है। क्यों? नॉर्वे जो है या आपके जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उधर मैक्सिमम सनलाइट कब देखने को मिलती है? जब आपका 21 जून जो होता है तब मिलती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होने की वजह से इधर भी आपको सनलाइट जो है ज्यादा देखने को मिलेगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर तो कम है, मतलब 6 7 8 घंटे का भी सन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आंसर क्या है आपका? 2 and 4। 2 and 4 आंसर इज डी, दिल्ली। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ट्रॉपिकल पीटलैंड, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड पूछा है, तो लार्जेस्ट है मतलब क्या भाई? ये किकोरी बेसिन, रियो दे प्ला रियो दे ला प्लाटा बेसिन, ये तो लार्जेस्ट नहीं है, ये कभी सुने नहीं हमने, तो ये एलिमिनेट कर दिया। ये तो डेफिनेटली एलिमिनेट करने हैं आप। अभी लार्जेस्ट है ट्रॉपिकल पीटलैंड, अमेजोन बेसिन एंड कांगो बेसिन। ये तो मैं एनवायरनमेंट खुद पढ़ाता हूँ, तो मैंने मेरे लेक्चर के अंदर डेफिनेटली लिया था, हमारे नोट्स के अंदर भी है, क्या है वो उसके ऊपर नहीं जा रहा मैं। सिर्फ लॉजिक से कैसे अप्रोच कर सकते पता भी नहीं रहा, और ये ऐसे भी हो जाता है ना, कभी रिवीजन नहीं करते अच्छे से तो याद नहीं आता। ठीक है, फिर भी लॉजिक से कैसे सोच के कैसे आंसर या थिंकिंग करके कैसे आंसर ला सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट पूछा है, और क्या पूछा है? पीट लैंड पूछी है। अभी अमेजोन बेसिन लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट एरिया है। कॉन्गो बेसिन वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया है, दोनों में से। तो भाई अमेजोन बेसिन क्या है? आपको बायोमास जो है, लेकिन वो ग्रास या ट्रीज या अर्थ के ऊपर वाला बायोमास जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इधर पूछा है लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड पूछी है। पीटलैंड मतलब क्या है भाई? अंडरग्राउंड बायोमास पूछा है। पीटलैंड क्या है? आप पीटलैंड नॉर्मल पता भी नहीं होगा तो पीटलैंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। 4 टाइप के कोल रहते हैं। कौन से कोल है 4 टाइप के? बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट एंड फोर्थ इज पीटलैंड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा होकर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड सबसे कम क्वालिटी वाला कोल जो है पीटलैंड। किधर से आता है वो? पीटलैंड से आता है। मतलब क्या पूछा है भाई? अंडरग्राउंड पूछा है। तो अमेजोन के अंदर क्या है? अमेजोन के अंदर ऊपर वाला बायोमास जो है वो ज्यादा है, अंडरग्राउंड नहीं है ज्यादा। अंडरग्राउंड किधर हो सकता है? कॉन्गो बेसिन, इधर नहीं अंडरग्राउंड, तो कॉन्गो बेसिन के अंदर हो सकता है। तो ये सोचना है। ये कभी मतलब डेवलप कब होगी भाई? प्रैक्टिस करोगे, ये फैकल्टीज के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप की थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट, with reference to the perfluoroalkyl and perfluoroalkyl substances, perfluoroalkyl substances, PFAS, that are used in making many consumer products, consider the following statement। अभी और एक रूल हमने देखा था, डरना नहीं है। ये केमिकल मुझे पता ही नहीं है, ये केमिकल मैंने पढ़ा ही नहीं है, भाई वो रूल डरना नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, पता भी नहीं रहा होगा, मतलब रिवीजन भी नहीं अच्छे से हुई होगी, या मतलब बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा, याद नहीं आ, फिर भी आ सकता है। अगर फियर ने डोमिनेट कर दिया तो थिंकिंग आपकी ब्लर हो जाएगी, फॉगी थिंकिंग हो जाएगी। तो क्लियर थिंकिंग, तो फियर, मन को ट्रेन करना है, मसल मेमोरी को ट्रेन करना है कि भाई डरना नहीं है, डरना है ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए तो रूल बनाया, इसलिए तो वो बार बार रिपीट करने। तो PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। तो फूड पैकेजिंग मटेरियल के अंदर वाइडली यूज इन कंज्यूमर, ऊपर ही बोला है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है, तो ये क्या फूड पैकेजिंग के अंदर भाई हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्यों? ऊपर ही दिया है उन्होंने। सेकंड, दे आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट। फूड पैकेजिंग के लिए यूज हो रहा है, मतलब प्लास्टिक का कुछ तो हो सकता है, तो डिग्रेड नहीं हो सकता। और इवन यूपीएससी ने पूछा है तो मतलब ये हार्मफुल है, कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है, और प्रॉब्लमेटिक चीजों का डिग्रेडेशन इजीली नहीं होता। तो दोनों दोनों लॉजिक से आता है। एक तो पैकेजिंग में यूज हो रहा है, तो पैकेजिंग में डिग्रेड इजी वाला क्यों यूज करेंगे? डिग्रेड हो जाएगा तो पैकेजिंग लॉन्ग लास्टिंग 1 साल भी नहीं रहेगा, मतलब 6 मंथ भी नहीं रहेगा, तो पैकेजिंग के लिए क्यों यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे, तो डिग्रेड नहीं होगा इजीली। और डिग्रेड नहीं होगा तो क्या है? बायो एक्यूमुलेशन होगा। तो एक रूल हमने लर्न किया था, क्या रूल लर्न किया था? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट, उससे ये फूड पैकेजिंग डिग्रेड नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा तो बायो एक्यूमुलेशन होगा। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है डी आ जाता है। तो डरना नहीं है, दो रूल अप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाए, आ गए। नेक्स्ट, अगेन इंटरेस्टिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। वैसे डिफिकल्टी है, लेकिन कुछ लॉजिक लगा के आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, इधर भी डरना नहीं है। पैरासोटाइड,
पैरासिटॉइड। पैरासिटॉइड कॉन्सेप्ट क्या है एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब आपने एग्जैक्टली exactly भी नहीं पता होगी तो क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता है, सबको पता है। पैरासाइट, पैरासाइट मतलब दूसरे को किल करके जो सर्वाइव करते हैं या जिस दूसरों के होस्ट के ऊपर जो सर्वाइव होते हैं वो उसको पैरासाइट बोलते हैं। और उसके ही थोड़ी सी एक्सटेंडेड कंसेप्ट है पैरासोटाइड। पैरासोटाइड क्या करते हैं, वो जो उनका प्रे स्पीसीज है या जो होस्ट है उसको कंप्लीटली किल कर देते हैं और उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो ये है पैरासाइट। तो सिमिलर टू द पैरासाइट्स, ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कौन से है एग्जाम्पल, बीटल्स, सेंटिपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वास्प। अभी और एक कर सकते हो भाई, पता नहीं है इसके ये नाम हमें, तो आप हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हो। मैंने बोला था क्रॉप्स के अंदर, इवन एनिमल्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर ये बहुत आपको यूज हो सकता है हिंदी ट्रांसलेशन। तो क्या है, बीटल्स, सेंटिपिड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वास्प, ये हमें पता है। टर्माइट्स मतलब क्या भाई, उड़ के ऊपर सर्वाइव करती है, भेड़ उड़ खाती है। तो टर्माइट्स ऑलरेडी एक पीओआईक्यू के अंदर आके गया है। टर्माइट क्या है, डिकम्पोजर है भाई, क्लीन करती है एनवायरमेंट, वो पैरासाइट नहीं है। टर्माइट्स जो है वो पैरासाइट नहीं है टर्माइट। अभी क्या, ये तो एलिमेंट हो गया, फिर वापस कैराबाइट, बीटल्स, सेंटिपिड्स, फ्लाइज एंड वास्प। अभी देखो ये फ्लाइज या सेंटिपिड, देखो सेंटिपिड्स। सेंटिपिड क्या है भाई, सेंटिपिड इसका सिमिलर साउंडिंग वर्ड देखा होगा, क्या है, एंथ्रोपिड या एंथ्रोपोड। तो वही एंथ्रोपोड कैटेगरी के अंदर ही आते हैं ये सेंटिपिड्स। तो एंथ्रोपोड जो है वो पैरासाइट्स नहीं है, रेंगने वाले कीड़े हैं, ऐसे आप मान सकते हो। तो एंथ्रोपोड पैरासाइट नहीं है, तो सेकंड एलिमेंट कर दिया। ये भी नहीं पता होगा तो और क्या कर सकते हो, प्योर लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे कॉल सॉल्व कर सकते हो। ये बीटल्स, बीटल्स, फ्लाइज, सॉरी, बीटल्स, फ्लाइज एंड वास्प, ये क्या है भाई, ये मक्खी, मक्खी के कैटेगरी में या सिमिलर टू मक्खी, सिमिलर टू फ्लाइज है। ये फ्लाइज के बहन है सभी, उसी सेम कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लाई करने वाले मक्खी जैसे कीड़े हैं ये, बीटल्स, फ्लाइज एंड वास्प, सिमिलर कैटेगरी में। तो सिमिलर कैटेगरी में आपको साथ में लेना है और ये तीनों मार्क करना है। आंसर इज बी बॉम्बे, उसका आंसर बी बॉम्बे ही है। ऑड मैन आउट भी कर सकते हो या सिमिलर कैटेगरी कलेक्ट करके मार्क कर सकते हो, आंसर इज बी बॉम्बे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पी फैमिली वाले। पी फैमिली मतलब क्या, सिंपल डेफिनेशन आपको पता है, पॉड के अंदर जो आते हैं, या जिसको हम बोलते हैं लिग्यूम्स या लिग्यूमिनस क्रॉप। लिग्यूम पॉड के अंदर आते हैं, दो पॉड है, पॉड के बीच में उसकी जो सीड्स है उसको हम पी फैमिली बोलते हैं। तो ग्राउंड नट ऑब्वियसली पॉड के अंदर, आपने मूंगफली खाई है तो पॉड के अंदर ही आती है। हॉर्स ग्राम पल्सेस है, पल्सेस दो प्री पी फैमिली के अंदर ही आती है बाय डेफिनेशन। और सोयाबीन, सोयाबीन भी आपने देखा होगा पॉड के अंदर ही आता है। तो आंसर क्या है आपका, ऑल थ्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी फार्मिंग बैकग्राउंड रहेगा तो पता रहेगा, थोड़ा भी कॉमन सेंस रहेगा, सोयाबीन किधर आता है, हॉर्स ग्राम किधर आता है, हॉर्स ग्राम तो पल्स है, पल्स तो पी फैमिली में आएगा, ग्राउंड नट तो पॉड के अंदर ही आता है। पी मतलब क्या, याद सिंपल क्या याद रखना है जनरल स्टडीज के लिए, वो है पॉड। पॉड मतलब पॉड के अंदर आता है, नहीं आता है, उसको हम लिगुमिनस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स है या नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये सब, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आंसर क्या आपका आ गया, आंसर इज सी। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने कैंसिल किया है, ऑफिशियली कैंसिल किया है यूपीएससी ने। क्यों कैंसिल किया आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मेरे लॉजिक से क्या आ सकता था आंसर, ए आ सकता था। ये तो वर्मिन है। फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स मतलब बैट, फ्लाइंग फॉक्स मतलब बैट। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द, एक मिनट कुछ तो हो गया, यस, ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स। तो भाई ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं और वन ऑफ द रीजन है वो वर्मिन एक्सप्लेन करने का, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजन है। तो आंसर हमारे लॉजिक के ऊपर 10% रूल या 5% रूल बोल सकते हो। तो आंसर हमारे लॉजिक से क्या बन गया,
हमारे लॉजिक से उसका आंसर जो है वो ए बन गया। नेक्स्ट अगेन इंटरेस्टिंग है, सिकाडा, फ्रॉग ऑपर, पॉन्ड, पॉन्ड स्केटर। तो देखो भाई, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर, ये सिकाडा पता नहीं कोई इशू नहीं, पॉन्ड स्केटर पता नहीं कुछ, इवन फ्रॉग हॉपर भी पता नहीं कुछ इशू नहीं, लेकिन सोच सकते हो, थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचोगे, डरना डरना नहीं, ये रूल भी भाई पता नहीं तो, लेकिन इससे सिमिलर कुछ वर्ड को केयरफुली देखो, डिकोड द वर्ड, ये भी हमने एक रूल रन किया है, डिकोड दो। फ्रॉग हॉपर, फ्रॉग हॉपर क्या, ग्रास हॉपर जैसा लग रहा है, तो ग्रास हॉपर क्या है, ग्रास ग्रास हॉपर इंसेक्ट है, तो ये भी क्या हो सकता है, ये इंसेक्ट हो सकता है। और ये सिकाड़ा नाम क्या, इंसेक्ट जैसा लग रहा है, ठीक है, वो भी मतलब उतना लॉजिक याद नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन फ्रॉग हॉपर, ग्रास हॉपर तो पता है आपको, वो क्या है, इंसेक्ट है, तो आंसर क्या है आपका सी। नेक्स्ट, मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो च्युइंगम के अंदर, च्युइंगम मतलब प्लास्टिक की मटेरियल है, इसलिए तो च्यू कर रहे हैं हम मल्टीपल टाइम, वो इलास्टिक है, प्लास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल है, इसलिए तो वो, और इसीलिए हमें बचपन से कहते आ रहे हैं कि भाई उसको निगलना नहीं है, वो पेट के अंदर जाना नहीं चाहिए। बचपन से जब हम च्युइंगम खाते तो हमारे मम्मी पापा क्या कहते थे, भाई उसको निगलना नहीं है, क्यों, कुछ तो हार्मफुल है उसके अंदर, क्या, प्लास्टिक जैसा मटेरियल है इसलिए हार्मफुल है ऑब्वियसली प्लास्टिक जैसा मटेरियल, उसको बोलते हैं हम पॉलीविनाइल एसिटिन। नहीं भी पता होगा, मैं नहीं मतलब जस्ट बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, पॉलीविनाइल एसिटिन। तो ये पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए, प्लास्टिक की मटेरियल है, तो प्लास्टिक की मटेरियल है, तो ऑब्वियसली आंसर बी भी है, तो दोनों स्टेटमेंट है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएगा तो आंसर आ सकता है, आंसर इज ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये स्किप करना है, पता नहीं, ये तो अननेसेसरी कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है, तो ये टीबीटी का कोर्स का ये भी पर्पज है भाई, कौन से क्वेश्चन स्किप करना है और कौन से के ऊपर लॉजिक लगाना है, तो ये डिफिकल्ट है, इसके अंदर कुछ लॉजिक नहीं। और प्रॉब्लम क्या है, नन आंसर है तीनों एलिमेंट, मतलब इसके अंदर एक रूल बना सकते हो, क्या रूल बना सकते हो, नन भी आंसर हो सकता है यूपीएससी का। मेरा गलत हुआ था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडियन सोशलिस्ट कांग्रेस के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन था, मुझे सब पता था इंडियन सोशलिस्ट कांग्रेस के रिगार्डिंग, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, उन्होंने एस्टेब्लिश किए, कब एस्टेब्लिश की थी, क्यों पॉल साइंस मेरा ऑप्शनल है, तो मुझे सब पता था, लेकिन मैं नन ऑप्शन के ऊपर जा ही नहीं रहा था, सब स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं या ऑप्शन नन भी हो सकता है, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा था, तो मैं तीन के ऊपर ही देख रहा था, मतलब तीन ऑप्शन दिए यूपीएससी ने और तीनों को निगेट करना है, सबसे ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है उसको, मेंटल फटीग उधर आ जाता है, तीन ऑप्शन, तीनों को निगेट करना है आपको, तीनों को इनकरेक्ट मारना है आपको, तो वो है मेंटल, तो नन ऑप्शन के ऊपर ही भी मार्क करना है, नन ऑप्शन भी हो सकता है और तीनों को निगेट करके आ सकता है, तो ये रूल बना सकते हो नन ऑप्शन के ऊपर भी, मतलब क्या है भाई, अगेन वो रूल जो है उसको लिंक कर सकते हो, क्या रूल भाई, हर एक ऑप्शन को, हर एक स्टेटमेंट को जस्टिस देना, हर एक स्टेटमेंट को, हर एक वर्ड को जस्टिस देना। नेक्स्ट, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजीली आ सकता है लॉजिक से। इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कभी आपने यूनिसेफ देखी है, यूनेस्को देखी है, आपने बाकी डब्ल्यूटीओ देखी है, डब्ल्यूएचओ देखी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखी है, लेकिन ये डब्ल्यूटीओ कभी देखी है नहीं, कभी सुनी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखा है, यूएनडीपी देखी है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी देखा है, यूएनईपी देखा है हमने, लेकिन ये टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में तो टॉयलेट का बहुत बड़ा काम हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान बहुत बड़ा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बोल सकते हो, लेकिन उसके रिगार्डिंग हमने ये टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कभी सुनी है नहीं, तो ये यूनाइटेड नेशन की पार्ट नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन की पार्ट नहीं है, पार्ट भी रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर यूनाइटेड नेशन का पार्ट है तो यूनाइटेड नेशन के खुद के पास ही पैसे नहीं है, ऑलरेडी यूएस ने निकाल के गए और उसके बाद में भी मतलब टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं है, वो डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज भी रहेगा, तो इतनी ज्यादा फंडिंग कौन देता है, ये थर्ड ऑप्शन देखो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये एक्सप्लेनेशन, मेन फोकस इज ऑन, इज टू गिव ग्रांट्स, ग्रांट फंड टू लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो फंडिंग वर्ल्ड बैंक होगा तो फंडिंग दे सकता है, आईएमएफ होगा तो फंडिंग दे सकता है, एबीडी रहा तो फंडिंग दे सकता है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक, या इवन आपकी जो ब्रिक्स बैंक है या न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो फंडिंग वगैरह दे सकती है,
लेकिन यूनाइटेड नेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली फंडिंग नहीं देती, उनके पास ही पैसा नहीं था। मैं तो बोल रहा हूँ ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो नहीं है तो फंडिंग वैसे भी आ नहीं सकता आप। तो ये तो थर्ड एलिमेंट हो गया आपका। और इवन यूएन की बॉडी एज सच हमने सुनी नहीं है, क्यों इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था, तो वो नहीं, रादर इट इज एनजीओ। और एनजीओ का काम क्या है? एडवोकेसी करना, प्रमोशन करना, रिसर्च करना, या लोगों को अवेयरनेस जनरेट करना, वो काम है एनजीओ का। तो ये सेकंड, फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, आंसर क्या है? ओनली टू। नेक्स्ट, lions do not have particular breeding season. Unlike most other big cats, cheetah do not roar. अभी प्रोजेक्ट चीता, तो एनवायरनमेंट के अंदर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो प्रोजेक्ट चीता न्यूज में रहता है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो चीता डू नॉट रोर, ठीक है भाई, वो पता नहीं है। अनलाइक मेल लायंस, मेल लियोपार्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। तो मोस्ट ऑफ द एपेक्स प्रेडेटर, ये आपको लॉजिक लगाना है, ये आपको लॉजिक याद रखना है रादर। एपेक्स प्रेडेटर जो आपके पिरामिड के ऊपर सबसे टॉप पे है, वो खुद की टेरिटरी मार्क करते हैं। क्यों? उनको प्रिडेशन करना है, या उसको, उनको दोनों एनिमल को, एनिमल्स को खाना है, बाकी के एनिमल्स को खाना है, तो वो स्पेसिफिक टेरिटरी में रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। दो लायंस का ग्रुप है, एक लायन के ग्रुप के अंदर 10 लायंस है और दूसरे लायन के ग्रुप के अंदर 12 लायन है, तो वो कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, खुद के ब्रीड के अंदर ही कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं? टेरिटरी मार्क, ये जंगल है आपका, तो उसके अंदर वो टेरिटरी मार्क करेंगे, ऐसे कुछ तो कुछ भी रहेगी, टेरिटरी मार्क करेंगे। लेकिन टेरिटरी, डिवीजन ऑफ लेबर भी है उनके पास। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? बच्चों की केयर जो है कौन करती है, या इवन शिकार वगैरह कौन करता है? वो फीमेल लायन करती है। और ये टेरिटरी मार्क करने का काम कौन करता है? मेल लायन करते हैं। टेरिटरी मार्क कैसे? सेंट मार्किंग मेथड है उनकी। उनके पास क्या फेंसिंग वगैरह नहीं है, उनके पास क्या बॉर्डर मार्किंग वगैरह वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? सेंट मार्किंग। सेंट मार्किंग मतलब यूरिनेट करके वो मार्किंग करते हैं। तो अपेक्स प्रेडेटर, लायन, प्यूमा, जॉगर, ये चीता, या इवन बाकी के जो अपेक्स प्रेडेटर है, वो सेंट मार्किंग टेक्निक टेक्निक जो है यूज करते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। दोनों करते हैं, लायन भी करते हैं, लियोपार्ड भी करते हैं, और बाकी के एनिमल्स भी करते हैं। सेकंड, ये तो करंट में था, मेरे जो मैंने करंट अफेयर बनाया था उसके अंदर भी था, ठीक है, लेकिन वो एलिमिनेट कर दिए भाई, आपका आंसर आ जाता है। आंसर इज 1 एंड 2। तो चीता रोवर नहीं करता, चीता रोवर नहीं करता। रादर ये याद रख सकते हो, चीता एंड प्यूमा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपने पढ़ा है, उसके अंदर 7 कैट्स है, बिग कैट्स है, उसमें चीता एंड प्यूमा जो है, ये दो रोवर नहीं करते। प्यूमा एंड चीता ये दो जो है रोवर नहीं करते, बाकी के सब रोवर करते हैं। लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ये सही है। नेक्स्ट, अभी अगेन ये आपने पढ़ा नहीं होगा, कौन से भी करंट अफेयर्स के मैगजीन के अंदर ये कवर नहीं था, पढ़ा भी नहीं होगा, फिर भी आंसर आ सकता है, लॉजिक से ही लर्न करेंगे। 100 मिलियन फार्मर्स, 100 मिलियन फार्मर्स, अभी देखो उल्टा जाते हैं या सेकंड से जाते हैं। इट इज अ इंटरनेशनल अलायंस एंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। इंटरनेशनल अलायंस ऑफ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्मर, भाई इतने फार्मर जो है इतने प्रोग्रेसिव नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, लोकल उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, तो इंटरनेशनल लेवल के फार्मर्स कभी आपने सुना है इंडिया का फार्मर चाइना के फार्मर के, चाइना का फार्मर यूएसए के फार्मर के साथ, यूएसए का फार्मर यूरोपियन फार्मर के साथ कनेक्ट हुआ है? नहीं हुआ होता है भाई, उनका लोकल ऑर्गेनाइजेशन ही बिल्ड करना डिफिकल्ट है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिल्ट ऑन द ब्लॉकचेन, भाई ब्लॉकचेन और फार्मर्स, उनके लिए इतनी, उनको रुडिमेंट्री टेक्नोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग वाली भी टेक्नोलॉजी दी ना, उनका बहुत काम हो जाएगा, ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं उन, तो ये भी नहीं हो सकता। इट इज अ प्लेटफॉर्म विद अ मिशन ऑफ द encouraging farmers to the to form product or to form farmer product organization or agribusiness consortium that facilitate the access to the global open market to sell their product। by global open market, उसको तो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चल रही है पूरी दुनिया के अंदर ट्रम्प की वजह से, तो ओपन ग्लोबल मार्केट वगैरह नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, तो ये भी नहीं है। रादर मोर प्लॉजिबल आंसर क्या है? 100 मिलियन फार्मर्स क्या है? नेट जीरो इमिशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर कर सकता है उसके अंदर कंट्रीब्यूट, तो उसके लिए मोस्ट इजीली आंसर जो है आपका ए बन सकता है। नेक्स्ट, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, सोलर रूफ
रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑफ अबव आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस। अभी ये कंसेप्ट भी पता नहीं, नाम को डिकोड करो। नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम वाला रूल जो हमने ऑलरेडी लर्न किया है। रूल क्या है भाई? वर्ड को डिकोड किया, पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड किया। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मल्टीपल जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मतलब लोकलाइज्ड है, सेंट्रलाइज नहीं है, लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज कौन से एनर्जी रिसोर्सेस हो सकते हैं? ऊपर वाले ये पूछे। बैटरी स्टोरेज भाई लोकलाइज्ड है। गाड़ी में, आपकी छोटी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में आपको बैटरी स्टोरेज मिलता है। तो घर के अंदर छोटी बैटरी, बड़ी बैटरी, बैटरी स्टोरेज तो लोकलाइज्ड है। उससे अच्छा लोकलाइज क्या हो सकता है? बायोमास जनरेटर, बायोमास जनरेटर भाई मेरे खेत के अंदर है बायोमास जनरेटर। बायोगैस बनाते हैं खेत, एक गाय का गोबर से, दो गाय का गोबर के पास हर एक खेत में हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्यूल सेल, एक फ्यूल सेल, बस 5 फ्यूल सेल, 10 फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल से गाड़ी भी बनती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से गाड़ी भी बनती है। वो अगेन सेम कैटेगरी, हाइड्रोजन फ्यूल से, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और बैटरी स्टोरेज सेम कैटेगरी में आते हैं। और रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट जो है, वो भी मतलब रूफटॉप सोलर फोटो, एक लाइट बना सकते हैं, दो लाइट बना सकते हैं। अगेन डिसेंट्रलाइज है, लोकलाइज्ड है, तो वो भी सही है। उसके आगे क्या? हाइड्रोलिटिक पावर प्रोजेक्ट, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, वो सेंट्रलाइज्ड है। या कोलर कोल्स थर्मल पावर प्लांट, वो भी क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे है, यूनिट्स है, लोकलाइज्ड है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आंसर क्या है आपका? डी, दिल्ली। चारों स्टेटमेंट सही है। अभी देखो ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द यूनिक रिलेशनशिप विद द इंसेक्ट that co-evolved with it, and it is the only insect that can pollinate this tree। अब इस इधर से हिंट क्या मिल रहा है? ओनली इंसेक्ट दैट कैन पोलिनेट दिस ट्री। अब इधर भी डरना नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है क्या नहीं पढ़ा भी हुआ हो सकता है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी के अंदर है, 12th की एनसीईआरटी, बायो वाली एनसीईआरटी। उसके जो एनवायरमेंट के लास्ट 4 चैप्टर आते हैं, उसके अंदर दिया है, ये डिटेल में दिया है, ये एग्जाम्पल भी दिया है। लेकिन फिर भी ठीक है भाई, पढ़ा फिर भी लॉजिक से आ सकते हैं। क्या? फॉर एग्जाम्पल, ओनली इंसेक्ट दैट पोलिनेट दिस ट्री। महुआ, महुआ आपको पता है महुआ क्या? उससे अल्कोहल, सेंट्रल इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में महुआ के ट्रीज बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में देखने को मिलते हैं। तो एक ही इंसेक्ट से पोलिनेट होता तो इतने ज्यादा ट्रीज देखने को नहीं मिलते, लिमिटेड ट्रीज होते। तो ये महुआ भी नहीं है। सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन भी भाई बहुत नंबर पे देखने को मिलते हैं, बड़ा कॉटन वाला ट्री है, तो नंबर जो है बहुत ज्यादा होता है। तो ओनली इंसेक्ट होता पोलिनेट करने वाला, तो इतने नंबर ऑफ ट्रीज देखने को नहीं मिलते। तो सी, ये बहुत स्पेसिफिक ट्री है। और फिग, ये भी बहुत स्पेसिफिक। लेकिन सैंडलवुड, सैंडलवुड के रिगार्डिंग ऐसा कुछ रहता तो हम खुद पढ़ते हैं। सैंडलवुड इतना बार न्यूज में होता है, रेड सैंडल्स और सैंडलवुड दोनों अलग अलग है, लेकिन हम इतनी बार न्यूज में होता है तो हम पढ़ते हैं। तो सैंडलवुड की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सैंडलवुड इज अ पैरासिटिक ट्री, पैरासिटिक दूसरे ट्रीज के न्यूट्रिएंट्स निकाल के खुद सर्वाइव करता है, इसलिए पैरासाइट, ये तो पढ़ा होता है लोगों ने। लेकिन ये ओनली इंसेक्ट। और सैंडलवुड के ट्रीज भी मल्टीपल देखते हैं। वीरप्पन जंगल में रहता था, सैंडलवुड के जंगल में रहता था, तो ट्रीज बहुत ज्यादा है उसके। हम सैंडलवुड का सोप, मैसूर सैंडलवुड सोप यूज करते हैं, तो ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो ट्रीज बहुत ज्यादा है मतलब भाई एक इंसेक्ट नहीं पॉसिबल है। तो आंसर क्या है इसका? रिमेनिंग क्या रहता है? फिग ही रहता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, butterflies, fish, frogs, how many of above have the poisonous species among them? तो अभी ये बटरफ्लाइज बहुत बड़ी कैटेगरी है, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज आते हैं। फिश थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज आते हैं, फॉग्स थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज आते हैं। तो मल्टीपल स्पीसीज है उसके अंदर, उसमें से एक स्पीसीज पॉइजनस हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। तो तीनों कैटेगरीज पूछिए, कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल स्पीसीज है, उसमें से एक पॉइजनस हो सकती है, हो सकती है। कितनी पॉइजनस है, उसमें डेथ हो रही है नहीं हो रही, वो कहना, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है आपका? प्रॉब्लम है भाई, आप क्या है, पॉइजनस मतलब डेड ही होना चाहिए, ऐसा सोचते हो। तो वो सा नहीं सोचना है। तो आंसर क्या है आपका? ऑल थ्री, तीनों में से एक। मतलब थाउजेंड्स ऑफ फिश के स्पीसीज है, बटरफ्लाइज के थाउजेंड स्पीसीज, उसमें से एक हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है ये। हाउ मेनी ऑफ अबाउट ट्री स्पीसीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? नेटिव, कैशो, पपया, ये भी इंपॉर्टेंट थीम है। क्या इंपॉर्टेंट थीम है? क्रॉप्स के ऊपर। नेटिव कौन से है और कौन से बाहर से आए हैं। और इवन ऐसा भी क्वेश्चन, वर्ल्ड, वर्ल्ड क्रॉप्स, न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स, ये भी क्वेश्चन आके गया था, और ये थीम है रिपीटेड। और इंडिया से इंडिजिनस कौन से, बाहर से कौन से आए हैं? तो कैशो। सिमिलर क्वेश्चन 2025 के अंदर है ना भाई, पेरू,
या और कोई क्रॉप्स के नाम दिए, वो बाहर से आए हैं या इंडिजिनस है। तो पेरू, सॉरी ये कैशो पपाया, ये 2025 का क्वेश्चन था, ये 24 का डिस्कस कर रहे हैं। कैशो पपाया जो है वो इंडिजिनस नहीं है। रेड सैंडर्स, ये तो पता है भाई, आपने मूवी फ्लावर समझा क्या, पुष्पा, वो क्या है, रेड सैंडर्स, स्पेसिफिक इंडिजिनस टू द सेचासलम हिल्स, तो नेटिव टू इंडिया है। ये पपाया कैशो जो है वो साउथ अमेरिका से आया है। तो आंसर क्या है, ओनली वन। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप thermoelectric generators, consider the following statements. RTGs are miniature fission reactors. RTGs are used for the powering onboard system of spacecraft. अभी देखो भाई, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, रेडियो नाम को डिकोड करो, रेडियो आइसोटोप बोला है, थर्मोइलेक्ट्रिक बोला है, हमने थर्मोइलेक्ट्रिक फ्यूजन पढ़ा है, थर्मोइलेक्ट्रिक फ्यूजन पढ़ा है। तो नॉर्मल थर्मोइलेक्ट्रिक वर्ड आता है फ्यूजन के रिगार्डिंग, ये फ्यूजन का है या नहीं मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ। अभी क्या थर्मोइलेक्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं हम, तो फ्यूजन के कंटेक्स्ट में करते हैं, तो ये फिशन तो नहीं हो सकता, तो ये फ्यूजन भी नहीं है। वो क्या करता है, वो डीके, डीके से हीट जनरेट करते हैं, या जो आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो धीरे धीरे डीके होता है, डीके होने के बाद अल्फा डीके होने के बाद हीट जनरेट होती है, उससे एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये थर्मो इलेक्ट्रिक जब वर्ड आता है तो नॉर्मली फ्यूजन के कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, तो वो ऐसे ही लिमिट कर सकते थे आप। नेक्स्ट, इवन सेकंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट भी देखोगे आप। आरटीजीज आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, भाई स्पेसक्राफ्ट के अंदर आप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओगे, तो वो कैसे पॉसिबल, फिशन रिएक्टर पॉसिबल है, इतनी बड़ा कल्पकम वाला जैतापुर वाला इतना बड़ा रिएक्टर पॉसिबल नहीं। चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना है, स्पेसक्राफ्ट इतनी छोटी जगह है, तो पॉसिबल नहीं, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट में बनाना। तो ये मतलब कॉन्ट्रेडिक्टरी है, उसमें से दोनों में से एक ही सही हो सकता है। तो आंसर क्या है आपका, फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया, सेकंड सही है, फिर बाय डिफॉल्ट थर्ड सही आता है, आंसर इज बी बॉम्बे। फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया तो आंसर आ गया आपका बी बॉम्बे। ये तो मतलब क्वेश्चन में ही आंसर है, यूपीएससी बहुत बार फुल टॉस बॉल देती है आपको स्टेडियम के बाहर, वो सिक्स है, मारना पड़ेगा। जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार्स, कंपेयर टू द डॉफ स्टार जायंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एक तो क्या है भाई, पता भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन में रिस्क लेनी है, 100% रिस्क लेनी है। दूसरा, केयरफुली पढ़ना है, केयरफुली पढ़ा तो दूसरा रूल भी अप्लाई कर सकते हो, केयरफुली पढ़ा। कंपेयर टू द डॉफ स्टार जायंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, भाई ये स्टेटमेंट अगर इसको कनेक्ट किया, जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द डॉर्फ, दोनों कॉन्ट्रेक्टरी, दोनों में से एक ही सही हो सकता है। तो जायंट स्टार जो है उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन रैपिड होगी, क्यों, क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन फास्ट होगी, तो न्यूक्लियर रिएक्शन फास्ट होगी, उनका फ्यूल जल्दी खत्म होगा। लाइफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टार की लाइफ जो है न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है या फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, सन के अंदर कितना फ्यूल है उसके ऊपर लाइफ उनकी डिपेंडेंट है। तो जायंट स्टार के अंदर का फ्यूल जल्दी खत्म हो रहा है, तो लाइफ कम है। तो जायंट स्टार अगर मिलियन ईयर रहता है तो डॉर्फ स्टार ट्रिलियन ईयर रह सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड, सॉरी, जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार, ये उल्टा दिया है उन्होंने, ये इनकरेक्ट है, सेकंड सही है। तो आंसर आपका इजीली बन गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज डी दिल्ली। Which one of the following is synthesized in human body that dilates the blood vessel? ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या सिंथेसाइज होता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं? भाई आप देखो, नाइट्रस ऑक्साइड पोल्यूशन है, या ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, या लाफिंग गैस भी बोलते हैं उसको, या वो एनेस्थीसिया करता है ज्यादा क्वांटिटी में, एनेस्थीसिया के अंदर भी हो सकता है, एनेस्थीसिया होता है उससे, तो ये पोल्यूशन हो सकता है या ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो पोल्यूशन डेफिनेटली पता है, हम BS6 इंजन जो है उसके अंदर इसको टारगेट कर रही है कम करना, तो बॉडी के अंदर कैसे होगा, उसकी वजह से डिसीज होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। नाइट्रोजन अभी रहा, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ये क्या है, लेकिन एटलीस्ट सोचोगे तो दो तो एलिमेंट कर सकते हैं आप, और लेकिन ये पेंटॉक्साइड जो है वो एक्सप्लोजिव है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, आंसर क्या है ए, ठीक है। यस।